डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस में अरेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट और ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट, ये दो थ्योरी हम लोग डिस्कस किए थे। जो थर्ड एसिड बेस कॉन्सेप्ट का थ्योरी है दैट इज़ लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। ये मोस्ट मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस है। लेविस ने एसिड एंड बेस को इलेक्ट्रॉन के बिहाफ पे क्लासिफाई करने का कोशिश किया, बताने का कोशिश किया कि सर लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट जो है उसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस बोलते हैं। क्यों इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी बोलते हैं? क्योंकि इसने जो इलेक्ट्रॉन एसिड को और बेस को डिफाइन किया था ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर के बिहाफ पे। एसिड किसको बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर को एसिड बोलेंगे, मतलब ऐसा स्पेसीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता हो। अब इलेक्ट्रॉन पेयर जनरली कौन एक्सेप्ट करेगा? तो ऐसा स्पेसीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो, जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ हो, या जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो, किसी भी तरह से इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी अगर होगा स्पेसीज पे या मॉलिक्यूल्स के अंदर या आयंस के अंदर, तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी रखता है। ओके, तो एसिड किसको बोलेंगे? ऐसा सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है। लाइक एग्जाम्पल, ऑल इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पेसीज, ऐसे स्पेसीज जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो सारे लेविस एसिड होते हैं। जिसमें कौन से हैं? AlCl3। अब आपको पता है कि एल्यूमिनियम जो होता है इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये 3 क्लोरीन के साथ अटैच होता है। एल्यूमिनियम जो है वो 3 क्लोरीन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड से अटैच होता है। इसका जो ज्योमेट्री हो जाता है वो हो जाता है ट्राइगोनल प्लेनर। और इस एल्यूमिनियम के पास एक p ऑर्बिटल वैकेंट होता है। एक p ऑर्बिटल क्या होता है? वैकेंट होता है। इस एल्यूमिनियम के पास ओनली 6 इलेक्ट्रॉन होता है आफ्टर बॉन्डिंग। 3 बॉन्ड बनाने के बाद भी इसके पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इट हैज़ अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट वन लोन पेयर, एंड बिकॉज ऑफ दैट AlCl3 इज अ लेविस एसिड। ओके, सिमिलरली आप एक्सप्लेन कर सकते हैं जो BF3 होता है सर, इसका भी ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है सर। बोरॉन होता है, 3 फ्लोरीन अटैच होते हैं इसके साथ, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और एक p ऑर्बिटल वैकेंट होता है, 2p ऑर्बिटल इसमें वैकेंट होता है। तो BF3, BCl3, BBr3, Bi3 ये सारे बोरॉन के कंपाउंड है, बोरॉन के हैलाइड्स हैं। दीज ऑल आर लेविस एसिड, ये सारे लेविस एसिड होते हैं क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है। ये जो सेंट्रल एटम होता है सर, इस सेंट्रल एटम के पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, दैट्स वाई इट इज़ लेविस एसिड। तो एसिड किसको बोलेंगे? जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होगा। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर कौन होगा? जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी। ओके, यहाँ पे दोस्तों हम लोग थोड़ा सा एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में अगर आपको बताएं कि ये BF3, BCl3, BBr3 और Bi3 ये सारे लेविस एसिड होते हैं। ये तो सारे लेविस एसिड हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर कैसे वैरी करेगा? तो अगर आप इसमें देखेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो BF3 होता है ये लेस एसिडिक होता है। इधर की तरफ जब आप जाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है। एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है। क्यों ऐसा? तो शायद आपको अगर याद हो तो BF3 में बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे आप, कि फ्लोरीन होता है जिसका लोन पेयर किस ऑर्बिटल में होता है? 2p ऑर्बिटल में होता है। इसका लोन पेयर होता है 2p ऑर्बिटल में। और बोरॉन का जो वैकेंट ऑर्बिटल होता है वो भी 2p होता है। सो इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल में बहुत ही इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग बनता है। तो इस बैक बॉन्डिंग के वजह से ये जो सेंट्रल एटम बोरॉन है इसकी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी कम हो जाता है। बिकॉज ऑफ दैट इस BF3 मॉलिक्यूल्स को इलेक्ट्रॉन पेयर आउटसाइड से रिसीव करने का, एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कम हो जाता है, और लेविस एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाता है। सो जैसे जैसे हम लोग टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्लोरीन में लोन पेयर 3p में है, ब्रोमीन में 4p में है, आयोडीन में 5p में है। तो लोन पेयर जो प्रेजेंट होता है इसकी ये जो ऑर्बिटल्स है उसका साइज बढ़ते जाता है और बैक बॉन्डिंग का एक्सटेंट घटते जाता है। क्योंकि बैक बॉन्डिंग में क्या कंडीशन था कि जो लोन पेयर होगा और जो वैकेंट ऑर्बिटल होगा वो ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल होने चाहिए, तभी इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग बनेगा। आई होप ये क्लियर होगा आपको कि जितने भी कंपाउंड हमने यहाँ पे लिया है वो सारे 6 इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग सेंट्रल एटम कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स हैं, इसीलिए ये सारे लेविस एसिड हैं। इसका किसी का भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। और आप देखें कि इधर से इधर की तरफ आप जाएंगे तो एसिड लेविस का एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा। ओके सर, दूसरा एग्जाम्पल, ऑल कार्बोकेटायन आर लेविस एसिड। जितने भी कार्बोकेटायन होते हैं लाइक मिथाइल कार्बोकेटायन है, इथाइल कार्बोकेटायन है, ये सब लेविस एसिड में कंसीडर होते हैं। बिल्कुल सही बात है। मिथाइल कार्बोकेटायन अगर आप देखेंगे तो 3 हाइड्रोजन होगा इसके पास और एक पॉजिटिव चार्ज होगा। 3 हाइड्रोजन होगा और एक पॉजिटिव चार्ज होगा, एक ऑर्बिटल फ्री होगा, यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल होगा,
इसके पास भी सेंट्रल एटम कार्बन के पास ओनली 6 इलेक्ट्रॉन है और ये कैसे कंसीडर होंगे, लेविस एसिड की तरह कंसीडर होंगे। ओके, तो लेविस एसिड कौन होगा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है। वो या तो ऐसे हो सकता है कि सेंट्रल एटम का ऑक्टेट ही कंप्लीट ना हो, ऐसे हो सकता है कि उस पर पॉजिटिव चार्ज हो। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं कि देखिए यहाँ पे CH4 मीथेन मॉलिक्यूल्स है, बहुत ही न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है, पैराफिन्स के अंदर आता है, लेस रिएक्टिव होता है। बट इसी कार्बन ग्रुप का मेंबर्स है सिलिकॉन। ये जो सिलिकॉन के हाइड्राइड होते हैं, जो कार्बन के हाइड्राइड कार्बन जो CH4 है, वो तो किसी भी तरह की एसिडिक या बेसिक बिहेवियर शो नहीं करता है, आर नॉट लेविस एसिड। बट इसी कार्बन के नीचे इसी फैमिली में सिलिकॉन होता है और इसके जो हाइड्राइड होते हैं सर, ये लेविस एसिड होते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसको ध्यान रखेंगे कि सिलिकॉन के पास क्या होता है ना सर, ये थर्ड पीरियड एलिमेंट है सिलिकॉन। तो सिलिकॉन के पास d ऑर्बिटल वैकेंट होता है। बिकॉज ऑफ दिस d ऑर्बिटल वैकेंट d ऑर्बिटल, सिलिकॉन कैन शोज मैक्सिमम ऑक्टेट। ये ऑक्टेट का एक्सपेंशन शो कर सकता है, ये 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप इसके पास आए और इसको इलेक्ट्रॉन दे, तो ये अपने वैकेंट d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। Because of that, SiH4 is a Lewis acid due to vacant d orbital of silicon। ये लेविस एसिड होता है, बट मीथेन इस ऐसा कोई भी कैरेक्टर शो नहीं करता है। ओके, तो यहाँ भी देखिए कि यहाँ पे सर ऑक्टेट कंप्लीट है, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी बिल्कुल नहीं है, सिलिकॉन हाइड्राइड में कोई इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी नहीं है, मीथेन में भी इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी नहीं है, बट कार्बन में d ऑर्बिटल वैकेंट भी तो नहीं है सर। कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, सेकेंड पीरियड एलिमेंट है, ये एक्सपेंशन शो नहीं कर सकता है, सो ये फर्दर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। बट सिलिकॉन d ऑर्बिटल वैकेंट है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट सिलिकॉन हाइड्राइड इज लेविस एसिड। ये लेविस एसिड के कैटेगरी में आते हैं। करेक्ट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। CO2 इज ए लेविस एसिड। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है सर। ये कार्बन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से अटैच है, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, और ये दोनों ही सेकेंड पीरियड के एलिमेंट हैं। ये दोनों एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट भी शो नहीं करेंगे। फिर ये लेविस एसिड क्यों है? तो देखिए यहाँ पे जो इंडिविजुअल डबल बॉन्ड है ना, ये पोलर बॉन्ड है, और पोलर बॉन्ड का जब शिफ्टिंग देखते हैं, टेम्पररी शिफ्टिंग देखते हैं, तो वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ शिफ्टिंग होता है, जिसके वजह से क्या होगा कि टेम्पररली कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, और इस पॉजिटिव चार्ज के वजह से ये जो कार्बन होगा वो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, कैसा कार्बन? इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन हो जाएगा। ऐसा कार्बन जिसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन बन जाएगा। बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो लेविस एसिड की तरह बिहेव करता है। ओके, ऑर्गेनिक में बहुत सारे रिएक्शन आप पढ़ेंगे कि बेंजीन जो होता है वो न्यूक्लियोफिलिक साइट जनरेट करता है ड्यू टू पाई बॉन्ड, और इस एक पाई बॉन्ड के ब्रेक होने के बाद ये जो पाई बॉन्ड होता है ये इस कार्बन पे, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करता है, और बहुत सारे ऐसे रिएक्शन, बेंजोइक एसिड बनता है और भी कई सारे कंपाउंड्स होते हैं। तो याद रखेंगे CO2 किस टाइप का एसिड है? CO2 लेविस एसिड है। CO2 नेचुरल स्टेट में क्या इसमें कोई इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है? कहीं भी कोई इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी नहीं है, कार्बन ऑक्सीजन सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। बट जो इंडिविजुअल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, ओवरऑल मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। ओवरऑल मॉलिक्यूल कैसा है? नॉन पोलर है, क्योंकि इधर का डायपोल मोमेंट और इधर का डायपोल मोमेंट सेम होगा। सो CO2 ओवरऑल मॉलिक्यूल तो नॉन पोलर है, बट इंडिविजुअल डबल बॉन्ड जो है वो पोलर है। तो इस पोलर बॉन्ड का जब ब्रेकिंग देखेंगे तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन की तरफ होगा, कार्बन पे जनरेट होगा टेम्पररली पॉजिटिव चार्ज, और बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज कार्बन एक्ट्स एज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। ओके, सो CO2 भी कंसीडर किया जाता है लेविस एसिड के फॉर्म में। तो आई होप आपको ये बात क्लियर होगा कि लेविस एसिड इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज होता है। इसमें कौन कौन से आएंगे? एक तो कुछ नेचुरली इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है जिसमें ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं होता है, वो सब लेविस एसिड के कैटेगरी में आएगा। कार्बोकेटायन या फिर कोई भी और ऐसा कैटायन जिसमें पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो लेविस एसिड की तरह बिहेव करेगा। और एग्जांपल देखें कि अगर वैकेंट d ऑर्बिटल है, एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट शो कर सकता है एटम्स, सेंट्रल एटम, तो उस केस में वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है और वो लेविस एसिड के कैटेगरी में आता है। और नेक्स्ट देखें CO2, ये भी लेविस एसिड के कैटेगरी में आता है। टेम्पररली डबल बॉन्ड पर के ब्रेकिंग की वजह से कार्बन जो होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक साइट जनरेट करता है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। लेविस एसिड, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर को बोलेंगे लेविस एसिड। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं बेस पे। बेस किसको बोलते हैं? तो जस्ट रिवर्स, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर जो होता है वो बेस होता है। अब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कौन करेगा?
जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज होगा। जिस स्पेसीज के पास एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर की तरह बिहेव करेगा और बेस की तरह बिहेव करेगा। ओके सर, तो एग्जांपल देखिए, ऑल इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज कौन से, अमोनिया या उसके लाइक अमोनिया के डेरिवेटिव। देखिए ये NH3 है, ये RNH2 है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, R2NH है, 2 डिग्री अमाइन है ये, और ये आप बोलेंगे क्या बोलेंगे इसको, C6H5 पे बेंजीन के रिंग पे NH2 है, एमिनो बेंजीन या फिर एनिलीन बोलते हैं इसको, एमिनो बेंजीन या फिर एनिलीन। तो ये सारे अमोनिया और अमोनिया का डेरिवेटिव लिखा गया है। दीज ऑल आर बिहेव एज अ base, Lewis base, because all molecules have एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के पास सर एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो डोनेटेबल है, वो डोनेट कर सकता है। ठीक है, इस केस में सबको किसके कैटेगरी में रखते हैं, बेस के कैटेगरी में रखते हैं। एक एग्जांपल के फॉर्म में लिखा गया है कि सर जो NH3 है इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2, sp2 में क्या सब है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड और क्या है, एक लोन पेयर, 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर है। ओके, तो 3 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर के साथ इसका ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल पिरामिडल। अब जब ये एक H+ को एक्सेप्ट करेगा, H+, देखिए H+ हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा H+ बनेगा, तो अब इस हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये लोन पेयर डोनेट करेगा और NH4+ बन जाएगा। अभी भी नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, हाइब्रिडाइजेशन में कोई चेंजेस नहीं है सर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इसका, लेकिन अब ज्योमेट्री कैसा है, टेट्राहेड्रल। क्यों ऐसा, क्योंकि सेंट्रल एटम नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और 4 हाइड्रोजन 4 सिग्मा बॉन्ड से अटैच हो जाएगा और ये मीथेन के जैसा मॉलिक्यूल्स बन जाएगा, आयंस बन जाएगा और इसको बोलेंगे अमोनियम आयन। इसका ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपकी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर जितने भी अमोनिया और अमोनिया के डेरिवेटिव्स होते हैं वो कैसे बिहेव करते हैं, लेविस बेस के तरह। ओके, ऑल कार्बन आयन आर लेविस बेस, बिल्कुल। अगर कोई कार्बन आयन है, अगर CH3- है, तो ये जो एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये डोनेट करने लायक इलेक्ट्रॉन पेयर बचा हुआ है। अगर इसके पास कोई H+ आए तो ये बॉन्ड बना सकता है। तो जितने भी कार्बो एनायन होते हैं या कोई भी निगेटिवली चार्ज आयंस होता है वो सारे लेविस बेस के कैटेगरी में आता है। तो आई होप स्टूडेंट्स लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। लेविस एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसीज होता है, और लेविस बेस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज होता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना पीएच स्केल और पीओएच स्केल। पीएच स्केल जो होता है एक्चुअल क्या है कि इन जनरल जो होता है, इन जनरल जो एसिड के अंदर, एसिड सॉल्यूशन के अंदर या बेस सॉल्यूशन के अंदर जो H+ आयन कंसंट्रेशन और OH- आयन कंसंट्रेशन होता है दैट इज़ वेरी लो, दैट इज़ इन द ऑर्डर ऑफ 10⁻³ -3 -4 10⁻⁵ इस ऑर्डर में होता है। तो इस चीज़ को 10 के पावर नेगेटिव में डील करने में प्रॉब्लम आता है, तो उसके भी इसके डीलिंग को ईजी बनाने के लिए एक नया स्केल डेवलप किया गया जिसको हम लोग पीएच स्केल और पीओएच स्केल से पढ़ते हैं। यहाँ बोला कि सर आप H+ आयन के कंसंट्रेशन को 10 के पावर -3 या -4 मत बोलो। अगर H+ आयन का कंसंट्रेशन किसी सॉल्यूशन के अंदर 10 के पावर -3 है तो आप pH3 बोलो। तो जब स्केल हमारा 0 1 2 3 4 में डील होगा तो ये थोड़ा इजी हो जाएगा। 10 के पावर -3 10 के पावर -4 इस तरह से हमें नहीं बोलना पड़ेगा। तो ये एक स्पेशल स्केल होता है सर, पोटेंज हाइड्रोजन बोलते हैं। पीएच होता है, पीएच एक मैथमेटिकल ऑपरेटर होता है, पी जो होता है पोटेंज जो होता है ये एक मैथमेटिकल ऑपरेटर होता है। तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं हम लोग पीएच स्केल कैसे डेवलप किया गया। तो बोला कि अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर सर H+ आयन कंसंट्रेशन मान लीजिए 10 के पावर -3 है, किसी एसिड सॉल्यूशन के अंदर H+ आयन का कंसंट्रेशन कितना है 10 के पावर -3, तो हम उसको उस सॉल्यूशन का पीएच कितना बोलेंगे, तो 3 बोलेंगे। उस सॉल्यूशन का पीएच कितना बोलेंगे, 3 बोलेंगे। अच्छा, इसका मतलब क्या हम ये लिख सकते हैं कि H+ आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10 के पावर माइनस क्या, ये 3 क्या है, पीएच ही तो है, तो पीएच लिख दीजिए। दैट इज H+ आयन कंसंट्रेशन इज व्हाट, 10 के पावर माइनस ऑफ पीएच। ये होता है पीएच। ओके सर, क्या करिए दोनों साइड लॉग लेकर के सॉल्व कर लीजिए। टेकिंग लॉग बोथ साइड अगर लॉग ले लेंगे तो लॉग ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू लॉग ऑफ 10 के पावर माइनस ऑफ पीएच। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, ये पीएच पावर है इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो लॉग H+ आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू माइनस ऑफ पीएच लॉग 10 हो जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ पीएच, लॉग H+ आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू माइनस ऑफ पीएच। अब पीएच क्या हो जाएगा, तो निगेटिव साइन को इधर लेके चले जाइए, तो पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग H+ आयन कंसंट्रेशन। तो अपने पास पीएच का फॉर्मूला निकल के आ गया कि पीएच क्या होता है, तो पीएच इज इक्वल टू निगेटिव लॉग ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन। निगेटिव लॉगरिथम ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड पीएच।
ओके तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, pH इज डिफाइंड एज द नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन। सो अभी हम आपको बता रहे थे कि P पोटेंज जो होता है ना, ये एक मैथमेटिकल ऑपरेटर होता है। जिस किसी नंबर के पीछे ये पोटेंज लग जाएगा उसका क्या कर देगा, निगेटिव लॉग लगा देगा। अगर ये H के पहले H प्लस आयन कंसंट्रेशन के पहले लगा है तो नेगेटिव लॉग किसका लगा देगा, H प्लस का लगा देगा। अगर ये किसी भी तरह का डेटा ले लीजिए, आप x ले लीजिए ना, p के पावर पोटेंज ऑफ x अगर निकालना है तो हम माइनस लॉग x कैलकुलेट करते हैं। तो ये पोटेंज एक मैथमेटिकल ऑपरेटर होता है जो किसी भी डेटा के पीछे, किसी भी क्वांटिटी के पीछे लगता है तो उसका नेगेटिव लॉग लगा देता है। करेक्ट। सो सिमिलर POH स्केल है, तो POH स्केल को भी हम लोग कैसे देखेंगे कि मान लीजिए कि OH माइनस आयन कंसंट्रेशन कितना है किसी सॉल्यूशन में, 10 के पावर -4। OH माइनस कंसंट्रेशन अगर 10 के पावर -4 है तो हम यहाँ पे POH लिखेंगे। POH कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे। POH का वैल्यू कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे। इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं कि सर OH माइनस आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10 के पावर माइनस ऑफ POH, यही तो है 4 POH, तो 10 के पावर माइनस ऑफ POH। दोनों साइड लॉग ले लीजिए, फिर से इसको सिमिलरली सॉल्व कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा लॉग OH माइनस इक्वल टू माइनस ऑफ POH लॉग 10। लॉग 10 1 कर लीजिए, POH इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग OH माइनस आयन कंसंट्रेशन। तो बिल्कुल सिमिलर टू pH जैसा ही है ये, pH जैसा ही है सर ये। सो इसको क्या लिख सकते हैं, सो POH इज डिफाइंड एज नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस आयन कंसंट्रेशन। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा कि pH स्केल POH स्केल क्या है। जनरली एसिड और बेस के अंदर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन बहुत ही कम होता है, इन ऑर्डर ऑफ 10 रेज़ टू द पावर -3 -4 -6 -8, 10 के पावर नेगेटिव ऑर्डर में होता है। और इसीलिए हमें इसको ईजिली डील करने के लिए एक स्केल का रिक्वायरमेंट हुआ और वो स्केल pH स्केल के नाम से जाना जाता है। ओके, pH स्केल में P क्या है, पोटेंज है। pH को पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं। P जो है एक मैथमेटिकल ऑपरेटर होता है जिस पैरामीटर के पीछे ये लगता है, आगे देखेंगे pKw, pKb सबका नेगेटिव लॉग निकालना होता है। pKa अगर निकालना है तो नेगेटिव लॉग Ka, pKb अगर लिखना है तो नेगेटिव लॉग Kb। तो ये जो पोटेंज है ये एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है जो किसी भी डेटा के पीछे लग के, पैरामीटर के पीछे लग के उसका नेगेटिव लॉग लगा देता है। तो आई होप आपको pH और POH स्केल क्लियर होगा दोस्त। pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन एंड POH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ OH माइनस आयन कंसंट्रेशन। ओके, सो नेक्स्ट देखिए कि हम लोग ये समझ सकते हैं कि जो pH स्केल अपना होता है, रूम टेम्परेचर पे जो pH स्केल डेवलप किया गया है ना, उस पर 0 से लेकर के 14 तक का रीडिंग होता है। रूम टेम्परेचर पे जो pH स्केल डेवलप किया गया है उसका रीडिंग क्या होता है, 0 से लेकर के 14 तक। ओके, क्या होता है कि pH ऑफ सॉल्यूशन, हमारा जो जनरल pH स्केल है वो 0 से 14 है, लेकिन किसी सॉल्यूशन का pH 0 से कम भी पॉसिबल है और 14 से ज़्यादा भी पॉसिबल है। ये डिपेंड करता है टेम्परेचर कंडीशन पे। तो ये बात मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो भी बातें हम करते हैं कि किसी हमारा जो pH स्केल है, सॉल्यूशन pH स्केल है वो 0 से 14 है, तो वहाँ पे ये मेंशन करना ज़रूरी हो जाता है कि ये रूम टेम्परेचर पे है, 25 डिग्री सेल्सियस पे है। अगर आप टेम्परेचर को अप या डाउन, टेम्परेचर को अगर आप वेरी करेंगे तो हमारे pH स्केल का लेंथ वेरी करेगा। ओके, अगर आप pH बढ़ाएंगे, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो pH स्केल का लेंथ वेरी करेगा। ये चीज़ें हम लोग देखेंगे जब प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर पढ़ेंगे तो वहाँ पे अच्छे से देखेंगे कि वाटर सेल्फ आयोनाइजेशन में जाता है। रूम टेम्परेचर पे जो वाटर में H प्लस और OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन होता है दैट इज 10 रेज़ टू द पावर -7 मोलर। ओके, तो जब हम लोग वाटर का प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ देखेंगे कि वाटर के अंदर रूम टेम्परेचर पे H प्लस और OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन कितना होता है, और वहाँ से ये बातें निकल के आएगा कि 0 से 14 हम लोग 25 डिग्री पे क्यों लेते हैं, और अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो हमारा pH स्केल का जो रीडिंग है वो कैसे वेरी करेगा, pH स्केल का लेंथ कैसे वेरी करेगा। ओके, तो इसी के रिगार्डिंग जो भी चीज़ें हम बोलते हैं कि सर हमारा सॉल्यूशन अगर न्यूट्रल होगा तो pH कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। pH 7 होगा तो सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा, pH 7 से कम होगा तो एसिडिक सॉल्यूशन होगा, pH अगर 7 से ज़्यादा है तो बेसिक सॉल्यूशन है। ये सारी बातें किस टेम्परेचर पे होता है, रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस पे। अगर ये टेम्परेचर बदल दिया जाए तो हमारा ये रीडिंग, ये वैल्यूज़ pH के लिए सारी चीज़ें बदल जाता है। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डील करेंगे इस चीज़ को कि किस तरह से टेम्परेचर के वेरिएशन से pH स्केल का लेंथ वेरी करता है, कैसे हम लोग न्यूट्रल पॉइंट, एसिडिक और बेसिक पॉइंट्स को डिसाइड करते हैं। Thanks for watching the complete video.